PDL ने सिक्योर किए 166, राह हक 1, इंडिपेंडेंट 5 और पीपल्स पार्टी 7, ये कुल हो जाते हैं 179। PTI ने स्कोर किए 176 और Q ने किए 10। लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। आई जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम चौधरी शुजात। इस लेटर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जितने भी वोट PMLN के कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट। जी, तो डिप्टी स्पीकर के इस फैसले ने जो भूचाल 22 जुलाई को खड़ा किया था उसकी रोशनी में जो 3 रुकनी बेंच उसी दिन कायम हुई, रात तक वो चलती रही और फिर आज उनको एक बड़ा फैसला करना था कि 3 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों के तमाम कायदीन ने ये कहा कि फुल कोर्ट बेंच बनाई जाए, जबकि अभी कुछ देर पहले ये आया कि 3 रुकनी बेंच ने ये कहा कि फुल कोर्ट बेंच के सिलसिले में इत्तेफाक नहीं करते। हमारे साथ बहुत ही सीनियर माहिर कानून, साबिक चेयरमैन सेनेट, वज़ीर कानून, कायम मक़ाम सदर रहे। मैं बिलाशुबा कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में आइन कानून के हवाले से और उसूल पसंदी के हवाले से भी एक अथॉरिटी, एक इंस्टीट्यूशन का रखते हैं मेरा मोहतरम वसीम सज्जाद साहब। वसीम सज्जाद साहब, एक तो आपने मेरे लिए वक्त निकाला, तो ये जो एक नया कज़िया छिड़ा है, इसमें पहले तो ज़रा इसकी वजाहत हो जाएगी। जो 63A का हवाला दिया जा रहा है कि पार्टी के कायद के फैसले की रोशनी में वो अरकान फैसले नहीं ले सकते, और 63A की कुछ तशरीह ये कर रहे हैं कि नहीं, लीडर ऑफ द हाउस जो है वो ही फैसला करेगा। तो ये इसमें क्या है? क्योंकि पहले तो ये होता था कि जो कायद ऐवान होता था, जैसे बेनज़ीर भुट्टो या नवाज शरीफ, वही पार्टी के सरबरा होते थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि चौधरी पार्लिमानी लीडर जो हैं या वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं और सरबरा चौधरी शुजात हैं। जी मोहतरम वसीम सज्जाद। ये जी इसकी थोड़ी सी मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जी। ये जब आइन बना था 1973 का, तो उस वक्त ये डिफेक्शन के बारे में कोई शिक नहीं थी आइन में। डिफेक्शन का मतलब ये है कि कोई शख्स एक पार्टी के टिकट पे मुंतखब होता है और पार्टी के अहकामात के ख़िलाफ़ वोट करता है या कोई उनके ख़िलाफ़ कोई बयान जारी करता है, ये पहले नहीं था। तो फिर हमारे तारीख़ में है कि बहुत सारी हुकूमतों पे दबाव आया, हुकूमतें बदली और ये समझा गया कि भी इससे तो बड़ी इंस्टेबिलिटी आती है, तो बिलाखिर ये चीज़ आइन में शामिल की गई जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन क्लॉज, कि भी अगर कोई मेंबर इलेक्ट होता है और वो पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम उठाता है जो कोई पार्टी उसको मना करती है या पार्टी को छोड़ देता है या किसी और पार्टी का मेंबर बन जाता है, तो फिर जो पहले 18वीं तरमीम से पहले जो आइन में लिखा था वो ये था कि पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करेगी कि उनको क्या हिदायत देनी है। कि मसलन एक इलेक्शन हो रहा है, पार्लिमानी पार्टी कहेगी कि जी आपने इस इलेक्शन में इस आदमी को वोट देना है। पार्लिमानी पार्टी का हेड, अगर वो पार्लिमानी पार्टी का हेड या पार्टी का हेड? नहीं, पार्लिमानी पार्टी नहीं, वहाँ पे अल्फाज है पार्लिमानी पार्टी, यानी ये एक जमहूरी चीज़ है ना, पार्टी फैसला करेगी। अब उसको कन्वे करना पार्टी हेड भी कर सकता है, वहाँ पे कोई सेक्रेटरी भी कर सकता है, लेकिन आइन में जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, जो अल्फाज हैं, वो ये है पार्लिमानी पार्टी। यानी मैं जो समझता हूँ वो ये है कि जब कोई ऐसा मसला आएगा तो उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी, उस पर फैसला होगा मेजॉरिटी से कि हमने क्या करना है, और फिर उससे कोई इन्हिराफ करता है तो उस पर ये सारा इतलाक होगा। बहरहाल 18वीं तरमीम से पहले ये सूरत हाल थी कि अगर कोई पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है और उससे इन्हिराफ किया जाता है तो पार्लिमानी पार्टी ही तादीबी कार्रवाई करती थी, उसके खिलाफ एक्शन लेती थी, और वो फिर जो एक्शन लेगी वो जाता था इलेक्शन कमीशन के पास, वो उसकी तस्दीक करते थे, तौसीक करते थे, और वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाता। अब अगर ये 18वीं तरमीम में थोड़ी सी तब्दील जी, अब इसमें एक सूरत ये है कि जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्टी हेड भी थी और पार्लिमानी लीडर भी थी, नवाज शरीफ साहब पार्टी हेड भी थे और पार्लिमानी लीडर भी थे, पहले चुनाव थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ पार्टी प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ साहब हैं, पार्लिमानी लीडर भी वो हैं,
तो नवाज शरीफ साहब अगर कोई फैसला देते हैं वो माना जाएगा या शहबाज शरीफ का फैसला माना जाएगा इस रोशनी में जो चौधरी शुजात और परवेज इलाही के? देखिए जी, पहले सवाल ये है कि जो डायरेक्शन देनी होती है कि आपने क्या करना है, वो पार्लिमानी पार्टी देगी। वो पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर होगा वो उसको कन्वे करेगा, वो उसको इन्फोर्स करेगा। अगर दोनों जो ओहदे हैं एक ही शख्स के पास हैं तो वही शख्स जो है वो हिदायत देगा। वो अगर नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, ना वो पार्टी हेड हैं ना पार्लिमानी लीडर हैं, तो उनकी हिदायत जो है वो आइन के मुताबिक उनका कोई असर या अमल दरामद उस पर नहीं होगा। अब ज़रा 18वीं तरमीम के बाद की सूरत हाल, वो सूरत हाल ये है कि आइन में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो शिक है उसमें लिखा है कि अगर कोई शख्स मेंबर है जो पार्टी का, वो पार्टी के हिदायत के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में या आइन की तरमीम के सिलसिले में वोट खिलाफ करता है पार्टी की पॉलिसी के, या पार्टी छोड़ देता है या किसी और पार्टी में आ जाता है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री पार्टी उसके ख़िलाफ़ हिदायत जारी करेगी कि जी आपने इस सिचुएशन में ये करना है। अगर वो इनहिराफ करता है तो फिर मामला जाएगा पार्टी हेड के पास, और पार्टी हेड जो है वो उसको एक शो कॉज नोटिस जारी करेगा। शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद वो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेगा, और वो तादीबी कार्रवाई ये हो सकती है कि उसको डिफेक्टेड डिक्लेयर किया जाए। फिर ये मामला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, वो उस पर मोहर लगा देते हैं और उसकी सीट ख़त्म हो जाती है। तो ये था 63A। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 स्टेजेस है। पहला स्टेज ये है कि उसको डिफेक्टेड डिक्लेयर करना, उसका एक तरीक़ाकार है कि जी पार्लिमानी पार्टी हिदायत देगी, उससे इनहिराफ होगा तो वो डिक्लेरेशन की वायलेशन होगी। फिर जाएगा पार्टी हेड के पास, पार्टी हेड उसके ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन देगी कि इसने किया है या नहीं किया, यानी 2 स्टेजेस में ये सारी चीज़ होगी। तो ये अब तरीक़ाकार है। ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ पे एक मौक़िफ़ ये आ रहा है कि जी पार्टी हेड जो कहे वही सब पे लागू होगा, लेकिन जो आइन की रूह है, जो अल्फाज है, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले हिदायत जो होंगी जिसकी बुनियाद पे एक्शन लिया जाएगा वो पार्लिमानी पार्टी देगी। मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ अल्फाज हैं बल्कि जमहूरी रवायत या जमहूरी तकाजा भी यही है कि पार्लिमानी पार्टी के फैसले को मुकद्दम समझा जाए, न कि एक शख्स के फैसले को। लेकिन आप तो खुद इल्म है कि हमारे यहाँ एक तो जमहूरी कोई इस तरह की रिवायत नहीं रही, पार्लिमानी वायत नहीं। आपने तो फरमाया 18वीं तरमीम से पहले, जहाँ तक मुझे याद है कि 13वीं या 12वीं ऐसी कोई तरमीम थी जिसमें यह था कि पार्लियामेंट पार्टी के इजलास के अंदर कोई अपने कायद को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकता था। वो जो बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक बने नासिर चट्टा के या फैसल हयात के, वो तो बनने दिया गया, ये तक था, यानी जो पार्टी के सरबराह की आमरीत। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी डिसिप्लिन असल में था जो कि वो उसकी खिलाफ वर्जी ना करे। लेकिन इसमें ज़रा सा इबाहम ये है कि पार्टी सरबराह और पार्लियामानी लीडर एक होते थे, यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है, इसलिए इबाहम पैदा हुआ। देखना ये अब भी मुमकिन है कि पार्लियामानी पार्टी का हेड मसलन अगर वो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, तो हेड भी हो सकते हैं पार्टी के और मेंबर पार्लियामानी पार्टी भी हो सकते हैं, यानी पार्टी हेड भी हो सकते हैं और पार्लियामानी पार्टी के हेड भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उसी शख्स के पास 2 ओहदे हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो पहले होगी पार्लियामानी हेड की, यानी कि वो पार्लियामानी पार्टी के हेड के तौर पर हिदायत जारी करेगा। उसके बाद उसके पास मामला आएगा, वो शो कॉज नोटिस देगा और शो कॉज नोटिस के बाद वो फैसला करेगा। लेकिन इसमें ये ज़रूरी देखने वाली बात है कि डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार पार्टी हेड को नहीं है, वो सिर्फ डिक्लेरेशन देता है। डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। वो भी उसको सुनेंगे, उसकी बात सारी सुनेंगे कि उसने क्यों इनराफ किया, क्या किया। अगर वो आइन की शिक के अंदर आता है मामला, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई करेगी, उसकी सीट खाली हो जाएगी और उस सीट पे दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब इस स्पेसिफिक केस में ये है कि ये एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि जरदारी साहब शुजात की मुलाकात होगी। मैं आपको सियासत में नहीं सिर्फ आइन और कानून तक रखूँगा, कोई ना कोई उनके पास पत्ता है। यानी अगर ये रात के वक्त या ये जो काफिले के अरकान की आमद से पहले
उन्हें बाई हैंड ये डिलीवर हो जाता या चौधरी शुजात का ये ऐलान आ चुका होता कि ये 10 अरकान मेरे चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, तो उसकी फिर कोई अहमियत होती पहले या बाद की? नहीं जी, मेरे ख्याल में अगर ये आता तो शायद यही 10 अरकान मिल के कहते कि नहीं, हमारी पार्लिमानी पार्टी का फैसला ये है और हम इस फैसले पे पाबंद हैं। अच्छा, अब एक दूसरा अहम बात ये आई कि आज पता नहीं, इसकी रिवायत हमारे यहाँ रही है कि यही 13 रुकनी बेंच थी, जहाँ तक मुझे इल्म है, जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के वक्त जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कहा था कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेट किया था इजलास बुलाया जाए, स्पीकर बैठे, नए इंतखाबात कराए जाएँ, प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाया जाए, ये तक तय किया था। गालिबन यही 3 रुकनी बेंच है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई और ये कह सकता है कि जनाब ये 3 रुकनी बेंच हमें लगती है, बल्कि एक हमारे मोहतरम लीडर ने कहा कि 3 फ़र्द जो है इसका फैसला नहीं करेंगे, इनके फैसले, ये लगता ये है कि ये क्योंकि कह चुके हैं, ये मुतासिब हैं। फुल बेंच के क़याम के सिलसिले में क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस की जवाबदीद पे है? जी, ये हमारी जो पिछले कई केसों में कई दफ़ा ये सवाल उठा था कि जी ये बेंच ठीक नहीं और बेंच बड़ा बनाया जाए या कोई और बनाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जवाबदीद है कि वो बेंच कौन सा बनाते हैं, कितने जजेस का बनाते हैं। तो ये 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा बड़े मेजर इश्यूज़ पे ये सवाल उठा है। लिहाजा अब तो ये तयशुदा बात है कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस की जवाबदीद है। अब उन्होंने आज बहस सुनी है, दोनों पार्टीज़ को सुनी है, उसके बाद उन्होंने फैसला दिया है। यानी इस केस में तो उन्होंने मुशावरत भी की होगी। वो मेरा ख्याल में एक अंदरूनी मामला भी है कि चीफ जस्टिस जब ऐसा मसला आए तो मुशावरत भी करते होंगे अपने साथियों के साथ। लेकिन जो रूल्स हैं या जो रवायत है या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उनके मुताबिक ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। अच्छा, अब ये 3 रुकनी बेंच हो या 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच, उसमें भी हम देख चुके हैं, जैसे एक ज़माने में भुट्टो साहब का केस था कि कोई बीमार हो जाता था, कोई बाहर चला जाता था, कुछ हटा दिया जाता था। बेंच की तश्कील भी तब्दील की जा सकती है, 11 से 9 भी हो जाते हैं। वो तो खैर वो ज़माना था जब ना इतनी स्क्रीनें थी, डिक्टेटरशिप थी, अब तो शायद ये मुमकिन भी नहीं है। तो ये जो अगर 3 रुकनी फैसले को मतलब अमूमन होता है ना कि एक रुकनी के जी वो कहते हैं हमें इस जज पर एतमाद नहीं है, तो एक रुकनी अगर होता तो उस पर ही हो सकता था, 3 रुकनी पे ये नहीं कह सकते हमें इन पे एतमाद नहीं है। देखिए जी, बात यह है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उस पे आम तौर पे जज के बारे में इस किस्म का अल्फाज कहना वो मुनासिब नहीं होता। बहरहाल अगर कोई कह दे तो वो फिर जज की जवाबदीद है, जिसके बारे में ये सवाल उठाया जाए कि जी हमें इस पे एतमाद नहीं है, तो फिर उस जज की जवाबदीद है कि वो बेंच में बैठना चाहेगा या नहीं बैठना चाहेगा। अगर वो कहे कि जी मैं इस एतराज़ को नहीं मानता और मैं बेंच में बैठूंगा, तो वो उसको इख्तियार वो बैठ सकता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब एतराज़ उठाया जाए तो जज साहब खुद ही कहते हैं कि ठीक है, आपको मुझ पे एतमाद नहीं है, तो मैं ये केस नहीं सुनना चाहता। एक और जो बात हुई, जो मेरे ख्याल में बुनियादी बात आई, कि जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर जो थे हमारे जो प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले यानी 63A की ये तशरीह करके सुनाई, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारी ये तशरीह नहीं है। तो वो जो उन्होंने जब पैरा निकाला या जिसके तहत वो ये कह रहे थे कि पार्टी हेड के मुताबिक काफ लीग, जिसमें बशमूल चौधरी परवेज़ इलाही और फिर बाकी सबके नाम लिख के लिए, ये लोग जो है वो इनके वोट जो हैं शुमार ना किए जाएं, बल्कि ये इमरान खान के बजाय वोट दें हमजा शहबाज को। तो ये कहीं ये जो फैसला था, इसमें ये कहीं था ये इस तरह का, जिसको जो डिप्टी स्पीकर ने इसको कहा? देखिए जी, जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं, ये वो फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी शिक की तशरीह करते हुए लिखा था कि इसके मुताबिक अगर कोई पार्लिमानी पार्टी के फैसले से इनहराफ करके वोट करता है तो उन वोटों को गिना नहीं जाएगा। लेकिन उस फैसले को पढ़ें तो वहाँ यही लिखा हुआ है कि
पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले से इनहराफ करे। वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि पार्टी हेड के फैसले से इनहराफ करे। तो मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर साहब को ये शायद इसकी पूरी समझ नहीं आई या उन्होंने इसको देखा नहीं। पार्टी हेड का वहाँ पे जिक्र ना आइन में है, ना पार्टी हेड के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा है कि उनकी हिदायत के अगर खिलाफ आप जाएंगे तो आपके वोट नहीं गिने जाएंगे। तो लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही सवाल उठाया था कि आप बताएं कि कहाँ हमने लिखा है कि पार्टी हेड का जो इंस्ट्रक्शंस होंगी या हिदायत होंगी उसके अगर वो उसके खिलाफ जाता है तो वो उसके वोट नहीं गिने जाएंगे। तो उसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि फैसले में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। नहीं, लेकिन डिप्टी स्पीकर को तो इल्म नहीं हो, लेकिन हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम आपके भी दोस्त होंगे इरफान कादिर तो बड़े पाए के वकील हैं, वो वकालत इस तरह कर रहे थे और ये तशरीह और तौजी बयान कर रहे थे कि नहीं ये जो स्टैंड ले रहे थे अपने मौक़िफ़ पे इसलिए कि वो वकील की हैसियत एक मौक़िफ़ देखें जी, बहरहाल वो एक मौक़िफ़ है वो कि जी नहीं वो सही समझे हैं, उनका जो मौक़िफ़ होगा कि नहीं जी मैं सही समझा हूँ, पार्टी हेड का लिखा हुआ है उसका ये मतलब है। वो तो एक वकील है, अपनी पूरी वकालत करेंगे, अपनी जो तशरीह है, अपनी जो समझ है उसके मुताबिक बात करेंगे। बिलाखिर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मैं तो अपना नुक्ता नज़र आपको पेश कर रहा हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि आइन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर वज़ाहत से लिखा हुआ है कि पार्टी हेड और पार्लिमानी पार्टी में फ़र्क है और पार्टी हेड का रोल बाद में आता है, पार्लिमानी पार्टी का रोल पहले आता है। तो हम बस इसके माने अगर मैं कंक्लूडिंग वर्ड यही हुआ कि इसके बाद ये जो 3 रुकनी बेंच का ये फैसला इसको हतमी ही समझा जाएगा, चाहे कोई बाइकाट करे माने ना माने। और इसकी रोशनी में ये अभी इसकी मकान तशरीह होनी है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे या हो सकते हैं या नहीं। ये दुरुस्त है जी, क्योंकि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा इस केस में वोटिंग तो हो चुकी है। अब सवाल यही है कि वो 10 वोट जो निकाले गए थे वो परवेज़ इलाही को पढ़ने चाहिए या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि परवेज़ इलाही साहब को ये वोट पढ़ने चाहिए तो फिर मेरे ख्याल में उसका एक नतीजा मंतकी नतीजा यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि जी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर हैं कानून और आइन के मुताबिक और हमजा शरीफ चीफ मिनिस्टर नहीं है और लिहाजा इन्हीं को हलफ दिया जाए, यही अब हुकूमत संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम वसीम सज्जाद साहब। मैंने आपसे कहा कि वसीम सज्जाद साहब एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं आइन कानून, क्योंकि वज़ीर कानून भी रहे, कायम मकाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे, चेयरमैन सेनेट भी रहे और सबसे बढ़कर ये ना कि आइन और कानून के हवाले से गो कि इनकी वाबस्तियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी रहीं, लेकिन जब भी मौका आया तो उन्होंने उसूली मौक़िफ़ दिया और हमारे वसीम सज्जाद साहब ने वादे तौर पर ये कह दिया है कि पार्टी हेड नहीं पार्लिमानी हेड का फ़ैसला ही हतमी होगा। साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिद बैलरी आपको खुशामदीद कहता है और अब से थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले हमारे इंतहाई काबिल एहतराम माहिर क़ानून वसीम सज्जाद साहब, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो कोई बाइसेस या तासुब पर बनी हो, उनकी वादे तौर पर ये राय थी कि 73 के आइन में डिफेक्शन कोई लॉ नहीं था। इसलिए मैं देखता था कि 70 की असम्बली में अहमद कसूरी जो फरीक बने थे भुट्टो साहब के केस में, जिनके साथ उन्हें फांसी चढ़ी, वो आखिर तक रुकन कौमी असम्बली रहे। उन्हें भुट्टो साहब पार्टी से नहीं निकालते थे क्योंकि 73 के आइन में इसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जब ये तवातुर से चीज़ें जारी रहीं तो फिर 18वीं तरमीम में इस बात का फ़ैसला किया गया था और फिर इसका सबब ये भी था कि नवाज़ शरीफ से नून से निकलकर काफ निकली थी, फिर ये पीपल्स पार्टी से फॉरवर्ड ब्लॉक निकला था और उसके बाद ही ये फ़ैसला हुआ था कि ख़ास तौर पर ये रखा जाए कि कोई भी रुकन असम्बली अगर पार्टी की पॉलिसी से क़यादत से इख्तलाफ करेगा तो वो रुकन नहीं रहेगा। लेकिन वसीम सज्जाद साहब का कहना था कि इसमें वजाहत है पार्टी लीडर की नहीं, पार्लिमानी लीडर की,
यानी अगर कोई रुकन असम्बली के अंदर खड़े होकर जो भी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ कहेगा तो पार्लिमानी लीडर जो है वो पार्टी सरबरा को लिखेगा कि जनाब फ़ला रुकन असम्बली की रुकनीत इसलिए ख़त्म की जाए कि ये हमारी पार्टी के उसूल व क़वाइद के ख़िलाफ़ चल रहा है। और लेकिन माजी में ये भी रहा कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्लिमानी लीडर थी तो पार्टी की सरबरा भी थी। नवाज शरीफ साहब पार्लिमानी लीडर भी थे, पार्टी के सरबरा भी थे। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि इमरान खान पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं, पार्टी सरबरा भी हैं। शहबाज शरीफ साहब भी इसी तरह पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं और पार्टी सरबरा भी हैं। इसलिए जो वो लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल अगर नवाज शरीफ साहब ये कहें कि वोट आप इन्हें नहीं देंगे तो उनका 18वीं तरमीम की और ख़ासतौर 63A की रोशनी में उनका फ़ैसला काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ जो पार्लिमानी लीडर हैं उन्हीं के फ़ैसले पर साथ किया जाएगा, उसे ही हरफ़े आखिर समझा जाएगा। तो ये जो 22 जुलाई को जो डिप्टी स्पीकर मज़ारी ने जो फ़ैसला सुनाया, सबसे पहले सवाल उसी वक्त ये उठा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना था कि ये तशरीह उन्होंने हमारे पैराग्राफ से यानी हमारे फैसले से कैसे निकाल के कर दी। साथ में ये भी दिलचस्प बात है कि यही 3 रुकनी बेंच थी जिन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया था जिसमें ये तय किया गया था कि असम्बली में स्पीकर आएँ, यानी असद कैसर, वो नहीं आए तो डिप्टी स्पीकर आएँ और डिप्टी स्पीकर आके सदारत करें, वो फिर नए पार्लिमानी लीडर का चुनाव करें क्योंकि इमरान खान अक्सरियत खो बैठे हैं, तहरीक अदम-ए-एतमाद पास हो गई है। इसी 3 रुकनी बेंच ने जो है बैरिस्टर सैफ ने फैसला किया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ बैरिस्टर सैफ, शायख उस्मानी अपने ख़ासतौर एक नया इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ है कि कोई 10 अरकान आए हैं जिनमें बेशतर बार के प्रेजेंट थे। ख़ासतौर में हसन भवन साहब से रब्ता करना चाह रहा हूँ कि वो ये बताएँ कि ये जो तशरीह की गई है, जो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने तशरीह वो नहीं की जो हमने की है, बल्कि ये हमने कहा ही नहीं है, और कि पार्टी सरबरा जैसा कि डिप्टी स्पीकर ने ये कहा। तो आज का ये फ़ैसला वाज़ेह तौर पर आ गया। फिर सबसे बड़ा मुतालबा आज पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कर रही है, सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत फ़ैसला PDM की क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि जनाब पूरी PDM बैठी थी कि हमें 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं है, और उसका सबब यह है कि 3 रुकनी बेंच ने अपने रिमार्क्स में, इब्तदाई रिमार्क्स में ये कहा था कि बादिउल नज़र में, यानी बज़ाहिर ये नज़र आता है कि डिप्टी स्पीकर ने सही रूलिंग नहीं दी हमारे रिमार्क की बुनियाद पर। और आज फिर ये बेंच जब सुनी जा रही थी तो उससे पहले PDM की पूरी क़यादत ने आकर ये कहा, बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए थे। ज़रा सा आप PDM के कायदीन के ये सुन लें, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने तो दिया ही, बिलावल साहब का रिमार्क्स आपको मैं सुनाता चलूँ, और फिर ऐमन वली साहब ने तो 2 कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जनाब इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं, बल्कि बड़ी न्याजी कहते हैं कर रहे हैं, तो इन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन पहले देखिए कि बिलावल साहब ने PDM के इजलास में क्या कहा, और उसके बाद फिर ऐमन वली यानी ख़ान अब्दुल वली ख़ान के नवासे, इस्फंदर रियाल के बेटे, बादशाह खान के पड़ नवासे ने यह कहा कि ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन ज़रा बिलावल साहब कहें कि 3 फ़र्द हमें कबूल नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है कि एक इमरान के दबाव में आके आप हमारा आईन को तब्दील करें, आपका ही अपना फैसला को, नया फैसला को जिस पे हमारा एतराज़ात थे, उसके मुताबिक हम एक नया इलेक्शन लड़ें, और फिर आप रातों रात कोर्ट में बैठ के एक बार फिर हमारा आईन तब्दील करने की कोशिश करें। हम सब का मौक़िफ़ है, फुल कोर्ट बेंच, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये अहम केस सुने, और जो भी आपका फैसला होगा वो फिर आईन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, और हम सब का उस फैसला पे भरोसा होगा। तो
पीपल्स पार्टी के कायद बिलावल ने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब 3 बेंच का हमें फ़ैसला काबिल कबूल नहीं और फुल बेंच कायम की जाए। एक एक करके तमाम कायदीन ने यही जो है इस मौके पर जोर दिया। ऐमन वली साहब का मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अभी यंग हैं, जोश व जज्बात में कह गए कि ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसके कुछ लोग गलत मानी ले रहे हैं। मैं नहीं समझता कि खान अब्दुल वली खान के नवासे इरफानदार वली के बेटे जो हमेशा अमन की बात करते हैं, वो कोई इस तरह का ठिकाने के लगाने की तरह से ये कहेंगे कि कोई उनको खुदा ना करे जो है उनके साथ कोई गैर आइनी गैर कानूनी या उन पर हमला किया जाए। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। फिर वो जो मैंने कहा था कि बार की एक पूरी साबिक प्रेसिडेंट्स के बार की एक पूरी ब्रिगेड सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने कहा हमें फरीक बनाया जाए और उनका मुतालबा था कि मुकम्मल फुल कोर्ट बेंच बनाई जाए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTV मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की यानी सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मोहतरम एहसन भवन साहब खुद एक बड़े माहिर कानून हैं, हमारे साथ हैं और मैं भवन साहब से सिर्फ 1 मिनट का सवाल करूंगा। वो जो बड़ा न्याजमंदी भी है जो एंकर हुज्जत करते हैं वो नहीं, उस सवाल के बाद मैं पूरे वक्त दूंगा भवन साहब ताकि वो तफसील से जवाब दें। भवन साहब से थोड़ी देर पहले मेरी मोहतरम वसीम सज्जाद साहब से बात हो रही थी। मैं तो तालिब इल्म हूँ, कानून का आइन का, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे सवाल करूँ आपके, और उनसे जब मैंने ये सवाल किया तो वसीम सज्जाद साहब का कहना था कि जी 73 के आइन में कोई ऐसी शिक नहीं थी डिफेक्शन की, लेकिन बाद में फिर 18वीं तरमीम में जो तशरीह की गई, मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं आपको उनकी आवाज़ में सुनवाता। उनका ये कहना है कि पार्लिमानी लीडर जो है अगर कोई रुकन जो है असम्बली के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा तो पार्टी हेड को इत्तला देगा और वही कर सकता है। क्योंकि मुझे याद आता है कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ आपको याद है अहमद कसूरी पता नहीं क्या क्या करते थे और भी करते थे, लेकिन रहे रखा रखी असम्बली। तो वसीम सज्जाद साहब मोहतरम के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि उनका इसरार था कि पार्लिमानी लीडर ही फैसला करेगा कि पार्टी क्या फ़ैसला करे। जी भवन साहब। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। पार्लिमान आप इसको बाइफरकेट इसलिए नहीं करते कि पार्लिमानी जो लीडर है उसको पार्टी हेड ही अपॉइंट करता है। ये मैं आपको जरा बता दूं, अर्ज कर दूं, पार्लिमानी हेड जो है उसको पार्टी लीडर ही अपॉइंट करता है। इसलिए आप पार्टी हेड की राय को ब्रश असाइड नहीं कर सकते। बाकी रही बात, इसमें जो बुनियादी चीज़ है, मुझे अब सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, फैसला जो भी हो, मैं समझता हूँ कि इसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है उसको बहाल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अदालत का। मैं समझता हूँ कि फैसला किसी भी सूरत में मुख्तलिफ नहीं होगा। पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से अगर हमारी रिव्यू पिटीशन को साथ सुन लें या उस फैसले को रिव्यू कर लें तो फिर भी हो सकता है ये सिचुएशन ना हो, लेकिन अनामली ये है कि उस पहली जजमेंट के नतीजे में ये सारा का सारा जो है वो बहरान पैदा हुआ है। अगर वो पहली जजमेंट जो है, जैसे मैं अब बैठा हुआ था, जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का ये कहना था कि उस जजमेंट की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से, उसको समझने के हवाले से बात है और हम उसकी तशरीह कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे सारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से और सारी गुफ्तगू जो गवर्नमेंट इत्तेहाद है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसकी गुफ्तगू समझने के नतीजे में ये ज़हन में आया। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें मोहतरमा मरियम नवाज की जो गुफ्तगू थी उससे साफ ये जाहिर हो रहा था कि जस्टिस एजाजुल एहसन उनके पानामा केस में भी बैठे हुए थे, पानामा केस के इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी वही थे और उसके बाद भी वो कर रहे हैं और पिछला फैसला जो भी करते हैं तो वो तहरीक-ए-एतमाद की बेंच में भी तो बैठे थे एहसन भवन साहब।
तहरीक अदम इसलिए एतमाद की 3 रुकनी बेंच ने भी तो फैसला दिया था। मैं यही बात जो अर्ज करने जा रहा हूं कि मुझे जो नजर आ रहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो सारी सूरत ऐसी नजर आ रही है कि इसीलिए उन्होंने कहा कि जी बेंच जो है वो 3 या 4 जजेस जो भी केस आता है वही सुनते हैं, बाकी जो 13 जजेस हैं या 14 जजेस हैं उनका क्या रोल है सुप्रीम कोर्ट। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको केटर करने के लिए मैं समझता हूं कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको भी, हमारे जज साहबान को भी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा सा बड़ा दिल करके ये सारी चीज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बाकी फैसला तो कानूनी, मोहम्मद साहब आपका मसला नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अपना दिल वसी नहीं करती, वो अपनी मर्जी के फैसले सुनना चाहती हैं, चाहे पीटीआई हो, क्या कहा इमरान खान कहते रहे, या फिर हमारे जरदारी साहब जो कहते रहे, या फिर हमारे शरीफ राना करते। बात यह है कि आप लोग जो हैं जब ये कहें कि नहीं 3 रुकनी नहीं 5 रुकनी बेंच हो, 5 रुकनी नहीं 7 रुकनी बेंच हो, और फिर सॉरी टू से मुझे तो लगा कोई जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन साबिका सुप्रीम कोर्ट बार की 5 या 6 लोगों की वहाँ पहुँच गई है कि ये लेकर। वो बात मैं वो भी सुनने बताऊँ। आज हमारे साथ 8 साबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस थे। हमने सारी सिचुएशन को भांपते हुए, मैं भी उनमें मौजूद था, मौजूदा सदर और 7 साबिका 8 प्रेसिडेंट थे। हमने जाके सारी सिचुएशन में जितनी शार्प बाइफर्केशन हो गई है ये मैं आपको अर्ज कर दूं, और जितनी पोलराइजेशन हो गई है, फर्ज करें जैसे चीफ साहब ने कोर्ट में कहा कि शायद हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पे डिस्ट्रस्ट कर दे तो क्या ये सिस्टम चल सकेगा? ये सिर्फ एक सवाल रखने लगा हूँ आपके सामने। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे सारे अदारे के लिए, हमारे जमहूरी सिस्टम के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ होगी, और इससे पूरा निज़ाम डीरेल। अगर गवर्नमेंट के 2 ऐसे आर्गन, एक गवर्नमेंट और दूसरा एक उसका अदारा, जिसको गवर्नमेंट, जो चीफ साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कोर्ट में बैठे हुए, जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब जब रोस्टम पे खड़े थे तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अगर सुप्रीम कोर्ट को ये सुप्रीम गवर्नमेंट के लिए किसी भी हवाले से ये बात ठीक नहीं है, जेब नहीं देता, उसका मतलब ये था। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक है पूरे सिस्टम के लिए। शुक्रिया मोहतरम एहसन भवन साहब, आपने वक्त निकाला, हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं। इसी के थी GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।